प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं आपका विशाल सर। आज मैं आपके लिए क्लास 11th और क्लास 11th का पहला अध्याय इकोनॉमिक्स का लेकर के उपस्थित हूं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था और इस चैप्टर से संबंधित वन शॉट का रिवीजन आपको हमारे इसी चैनल पर बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर 2 घंटे कुछ मिनट में आपको मिल जाएगा। आप सर्च करना, ठीक है। वो क्लास जा चुकी है, कंप्लीट रिवीजन हमने बनाया है। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसी चैप्टर का एमसीक्यू लेकर के है। ये 50 एमसीक्यू है बेटा, अच्छे से सॉल्व करना। और ये चैप्टर इकोनॉमिक्स ही नहीं, ये इतिहास को भी कवर करने वाला है, थोड़ा बहुत ये ज्योग्राफी को भी कवर करता है। इसलिए आपके तैयारी के मोड में, वो आपकी एकेडमिक हो या कंपटीशन की तैयारी हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बहुत शिद्दत से देखना। क्वेश्चन आपके हिसाब से है, थोड़ा सा मॉडरेट है, क्वेश्चन हार्ड भी होंगे बट आप कर लोगे, मुझे यकीन है। और हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखा है अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी। अब यहां जो आपको कीवर्ड मिल रहा है बेटा ना, वो कीवर्ड को ढूंढना है। बंगाल में और भू राजस्व व्यवस्था, क्या है क्वेश्चन? बंगाल में और भू राजस्व व्यवस्था, दो चीजें आपके सामने आ गई। बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो आपको याद होगा कार्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस कहते हैं, कार्नवालिस आपको याद होंगे, ठीक। और कार्नवालिस द्वारा यहां पे चीजें शुरू की गई थी। मामला यह था कि जब प्लासी की लड़ाई हुई 1757 और उसके बाद में जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ी, 1764 का युद्ध आपको याद होगा, बक्सर वाला युद्ध, ये निरंतर बढ़ने का क्रम था। अंग्रेजों ने अपने पांव वहां से स्टार्ट कर लिए, जमा लिए। अब बात आगे बढ़ी और उसी कालखंड में गवर्नर चेंज हो रहे थे। सबसे पहले इन्होंने गंगा घाटी द्वाब क्षेत्र को ही अपना निशाना बनाया, जहां से सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा था और सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो सकता था। इसीलिए कार्नवालिस जब आते हैं तो कार्नवालिस ने यहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी भी कहते थे। इसी स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी भी कहते थे। क्या कहते थे? क्योंकि जमींदारों के हाथों से ही टैक्स जाता था, जो टैक्स कलेक्शन होता था वो जमींदार ही ले जाते थे। ये वही व्यवस्था थी जिसमें सूर्यास्त कानून को बनाया गया था। सूर्यास्त कानून काफी प्रचलित था, तो सूर्यास्त कानून भी इसी में ऐड किया गया था। शाम के वक्त तक अगर टैक्स नहीं पहुंचता था, किसी किसान के खेत का उत्पादन का अगर टैक्स जमींदार नहीं पहुंचाता था या जमींदार के पास किसान नहीं पहुंचा रहा होता था, तो उसकी जमीन जमींदार हड़प सकता था, खड़ी हुई फसलों को आग लगा सकता था, उसे अपने लठैतों से, जो आज आप बॉडीगार्ड कहते हो, उनके द्वारा उनको पिटवा सकता था, वो किसान की जान भी ले सकता था। सूर्यास्त कानून कुछ ऐसा ही कानून था। बहरहाल हमारा पहला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त। कैसा लगा कमेंट करते रहिएगा और अपना थम्स अप भी दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्थायी बंदोबस्त किसने और किस वर्ष लागू किया? जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में बात की है, पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा तो उसी हिसाब से आपको दूसरे क्वेश्चन पर भी लैंड करना होगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, भाई 1833। विलियम बेंटिंक किसके लिए जाने जाते हैं? विलियम बेंटिंक साहब किसके लिए जाने हैं? तो आप जानते होंगे, सती प्रथा का अंत, ठीक है, सती प्रथा का अंत करने के लिए, ठीक है, राजा जी वाला। लॉर्ड कार्नवालिस 1793, जी हां, ये लॉर्ड कार्नवालिस ही हैं। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र में लगाया गया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी वही बात है जिन्होंने हड़प नीति लगाई, हड़प नीति, है ना। और इन्हीं के समय में अवध का भी विलय किया गया, अवध चला गया हाथों से। और इनके ठीक बाद जब कैनिंग आते हैं तो उनके समय में 1857 की क्रांति होती है। बहरहाल इन्हीं के समय में एक चीज और हुआ, वो है रेल भी चली। इसका भी चर्चा आपके चैप्टर 1 में
किया गया है जब हम आधारिक संरचना का विकास देख रहे होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन को भी जानना आपके लिए जरूरी। बहरहाल ये सब इतिहास की विषय हो जाती हैं। हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेकर के। तो इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में क्या स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। बात आती है स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे माना जाता था। तो भाई स्थायी बंदोबस्त में, इस्तेमारी बंदोबस्त में, जमींदारी बंदोबस्त में, जैसा कि नाम है, जमींदार ही होता था। ठीक है, किसान था, कंपनी थी, जमींदार था नहीं भैया, जमींदार हुआ करता था। यही जमींदार किसानों से टैक्स लेता था और गवर्नर को देता था। ये 3 स्टेप की व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहां लागू किए थे। रैयत आगे आपसे क्वेश्चन मिलेगा, रैयत कौन था। रैयत का मतलब होता था किसान। ठीक है, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो आपकी भाई जमींदारी हो गई। स्थायी बंदोबस्त हो गया, कॉर्नवालिस के समय में हो गया। ये बातें क्लियर हो गई। फिर मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी, ये अलग का मामला था। मद्रास और ये प्रेसिडेंसी वाला जो कहानी है, ये कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या है, ये कहानी थोड़ी सी अलग है। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था यहीं पर लागू की गई थी। पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें, अगर हम राजस्थान वाली बात करें, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कौन, दूसरे प्रकार की व्यवस्था आती है, उसे हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स बना दीजिएगा, महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक, बहरहाल ये मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित हो गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का सीधा समझौता किससे होता था। सरकार किससे टैक्स कलेक्शन का हेड बनाया था। तो सरकार ने टैक्स कलेक्शन का हेड बनाया था, क्या जमींदार को, नहीं, ये स्थायी बंदोबस्त में थे। किसान या रैयत से, हाँ। गांव का मुखिया नहीं, गांव का मुखिया यहां नहीं था। गांव का मुखिया भी दूसरे वाले में आएगा, जिसको हम कहते हैं महाल। क्या कहते हैं बेटा, महालवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, महालवाड़ी कहते हैं। और महालवाड़ी से इसकी कहानी शुरू होती है। ठीक है जी, चलो भाई। तो यहां पर ये महालवाड़ी है, लेकिन यहां रैयत या किसान, मैंने भी बताया था, रैयत या किसान, और यहां से चीजें शुरू होती हैं। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ क्या है। क्या पूछा गया है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का मतलब क्या है। चलो भाई, एक किसान का खेत है, एक जमींदार का जागीर है, गांव या गांव का समूह है, लगान वसूली का तरीका है। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का मतलब होता था एक पर्टिकुलर गांव का समूह। लगान का तरीका नहीं था, जमींदारी की जागीर नहीं थी, एक किसान का खेत नहीं था, गांव या गांव समूह होता था, उसे हम महाल कहते थे। क्या कहते थे बच्चा, उसे हम महाल कहते। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। किस व्यवस्था में लगान स्थायी रूप से तय कर दिया गया था। किस व्यवस्था में लगान स्थायी रूप से तय किया गया था। अब आप बताएंगे स्थायी बंदोबस्त था, महालवाड़ी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था, उपरोक्त में से सभी। आप हमें बताएंगे कि किसमें यह सब कुछ तय किया गया था, बताओ। जाहिर सी बात है, एक ही ऑप्शन है, एक ही क्वेश्चन है कि भाई स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त फिर से आप याद करेंगे, 1793 का मामला है। कहां लगाया था, बंगाल। कहां लगा था, बिहार। कहां लगा था, उड़ीसा। ये वाला इलाका हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है जी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला इलाका हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर आपको देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि भैया ये वाला इलाका जहां पे इसे इस्तमरारी कहते थे। क्या कहते थे, इस्तमरारी कहते थे। इसी को जमींदारी कहते थे। ठीक, तो आपको रिकॉल हो गया होगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा अगर टैक्स था तो सर्वाधिक टैक्स यहीं पर था। सर्वाधिक टैक्स यहीं से लिया जा रहा था। ठीक है, कितना भैया था, तो भैया 10, 11 का पार्ट का 10 भाग तो अंग्रेजों को जाता था और 1 भाग, ठीक है, बचता था जो किसान के पास हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था।
अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियां थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा गया है। कृषि का आधुनिकीकरण करना। क्या अंग्रेज कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहते थे? किसानों की आय बढ़ाना। क्या वो इस मोटिव से शुरू किए थे कि भाई इनकी आय बढ़ जाए? ऐसा तो नहीं था। अधिकतम भू राजस्व प्राप्त करना और सिंचाई का विस्तार करना। क्या कहती पब्लिक? पब्लिक ये कह रही है कि भैया हमको सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन चाहिए, वो चाहे भारत का पश्चिमी क्षेत्र हो, वो चाहे भारत का पूर्वी क्षेत्र हो, वो चाहे भारत का दक्षिणी क्षेत्र हो, तीनों जगह से जो भू राजस्व नीतियां हैं वो चलेंगी। यहां महालवाड़ी की बात की गई, यहां रैयत की बात की गई और यहां जमींदारी की बात की गई, है ना। ये तीनों क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, 1 बाई 1। और इसके क्वेश्चन भी हमने आपको करा रखे हैं, ठीक। तो अधिकतम ये कल्याण नहीं चाहते थे, अधिकतम टैक्स प्राप्त करना चाहते थे। सूर्यास्त कानून, अगर सूर्यास्त कानून की बात की जाए, सूर्यास्त कानून किससे जुड़ा था? तो हम पहले ही बता चुके, सूर्यास्त कानून जमींदारी व्यवस्था से या स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था। भू राजस्व नीतियों का कृषि पर सबसे बड़ा नकारात्मक निगेटिव इंपैक्ट क्या था? सिंचाई का विस्तार हुआ, किसान कर्जदार और भूमिहीन मजदूर बन गए, खाद्यान्न उत्पादन दोगुना हो गया, या फिर सहकारी कृषि शुरू हुई। सहकारी कृषि वगैरह नहीं थी, सीधी सीधी बात है, यह मामला था टैक्स कलेक्शन का। मामला था कि हम अपने को रिच करें। अंग्रेज कभी भी इस मोटिव से नहीं है कि हम भारतवासियों का कल्याण करें। कहने को तो, बनने को तो कल्याणकारी बन रहे थे, लेकिन वास्तविकता कहां थी? अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैं जनांकी संरचना भी लेके आया हूं, मैं आधारिक संरचना से भी बोलूंगा, मैं विदेशी व्यापार को भी बोलूंगा, मैं ये दिखाऊंगा शिशु लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और भारत की साक्षरता दर उन 250 वर्षों में क्या थी जब अंग्रेजों ने यहां पे शासन किया, जब अंग्रेजों ने अपने पैर पसारे और जब अंग्रेजों ने ये ताल ठोक करके कहा कि मैं कल्याणकारी हूं, मैं यहां कल्याण करने आया हूं। आज मैं वो सब कुछ लेकर के आया हूं जो पहले चैप्टर में आपके है, और इससे कहीं ना कहीं आपका इतिहास भी बनता है, इससे आपकी इकोनॉमी भी बनती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, इसलिए बहुत मन लगा करके आपको इसके जवाब देते रहने। सिंचाई का विस्तार नहीं, किसान कर्जदार हुआ और स्वयं अपने ही भूमि पर क्या हो गया भैया, मजदूर बन करके रह गया। तो ये नकारात्मक प्रभाव था। स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो भाई कौन बताएगा? स्वतंत्रता के समय क्या ये 25 करोड़ थी? स्वतंत्रता के समय क्या 36 करोड़ थी? स्वतंत्रता के समय ये और कैसी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ। तो लगभग ये 36 करोड़ के अराउंड में थी, ठीक है, 36 करोड़ के अराउंड में थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनांकीय संरचना में जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ होता है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ? प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, प्रतिवर्ष जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, या मृत्यु दर और जन्म दर का अंतर, प्रवासन करने वाले लोगों की संख्या। क्या बताती है पब्लिक? फटाफट बताओ। देखो, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर की बात नहीं है। जन्म दर और मृत्यु दर क्या है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि को बताती है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। जन्म लेने वाले हैं, सिर्फ जन्म लेने वाला है, या मृत्यु दर जन्म दर के अंतर की बात की, यहाँ प्रवासन की बात नहीं, माइग्रेंट नहीं है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 1901 से 1921 की अवधि को भारत में जनांकिकी का कौन सा चरण कहा जाता है? किस स्टेप की बात की जाती है? तो हमने आपको बताया है कि भारत में जब जनगणना शुरू हुई तो ये म्यो के समय से हुई। किसके समय से? म्यो के समय से। क्या आप बता सकते हैं म्यो का टाइम क्या था? म्यो का समय 1872 का था। लेकिन मैं कंटिन्यू जनगणना की अगर बात करूं तो कंटिन्यूसली अगर जनगणना हुई तो रिपन के समय से हुई। किसके समय से हुई? रिपन के समय से कंटिन्यू हुई 1881 से। क्लियर है? क्या बोलती पब्लिक? ये बातें क्लियर है 1881 वाली? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अब इसके समय से जब जनगणना शुरू हुई तो सबसे बड़ी बात थी कि पहला विराम काल कब आया। तो 1901 से 1921 वाला जो समय आपको दिखाई देता है, ये जनसंख्या विस्फोट का था, जनसंख्या में गिरावट का चरण था, स्थिर जनसंख्या का चरण था, यह तीव्रतम वृद्धि का चरण था। क्या है? स्थिर जनसंख्या का चरण था। स्थिर जनसंख्या हुई, ठीक है, यहां से तीव्र गति से नहीं बढ़ी, ये स्थिर हो गई। स्थिरता को बताता है। तो 1921 का ये ईयर जो है ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1921 के वर्ष को भारत के जनांकीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाए? मैंने कहा यह पहला जनसंख्या विस्फोट था नहीं, इस वर्ष जनसंख्या में गिरावट शुरू हुई। यह जनांकीय विभाजन का वर्ष कहलाता है। इस वर्ष साक्षरता दर, साक्षरता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, विस्फोट से इसका कोई लेना देना नहीं। गिरावट और विभाजन में आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो आपके सामने एक बहुत अच्छा सा, बहुत शानदार सा जवाब होगा कि अभी हमने पढ़ा है कि यहीं से स्थिर हो गई, तो हो सकता है आप गिरावट पे चले जाओ, लेकिन यहां एक नाम दिया गया है जनांकीय विभाजन वर्ष। तो जनांकीय विभाजन वर्ष इसी को कहा जाता है, तो इस पे हम लगा देते हैं टिक। आगे बढ़ जाते हैं। 1951 में भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? हमने पढ़ाया है आपको, ताल ठोक के पढ़ाया है आपको, ठीक, यकीन के साथ पढ़ाया है आपको, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाया है आपको। आप हमें बताएंगे। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। अगर आप करेक्शन कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छे से हमारे लेक्चर देखे। मैं एक बार फिर आपको करेक्ट कर दूं, बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर ही हमारा पहला अध्याय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था 2 घंटे 15 मिनट की एक वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो सेक्शन में आप उस पर जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वन शॉट में हमने पहले अध्याय को कवर किया है, ठीक है बेटा, और आज उसी का हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं। क्लियर है? उसी पहले अध्याय का हम एमसीक्यू करा रहे हैं। ये एमसीक्यू, ये पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का इतिहास को भी कवर कर रहा है। ये जनांकीय संरचना और व्यापार के नजर से ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को भी कवर कर रहा है, और ये आपके कंपटीशन में पूछे जाने वाले उन सवालों को भी कवर कर रहा है जो बेसिक है, जिसमें भू राजस्व नीतियां भी है, व्यापारिक संरचना भी है, विदेशी व्यापार भी है, स्वेज नहर का संकट भी है, जनांकीय संरचना भी है और आधारिक संरचना भी है। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। बिल्कुल मन लगा करके, दिल लगा करके देखते जाओ। अगर हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, अगर हमारी एनर्जी अच्छी लग रही हो, अगर क्वालिटी कंटेंट बेहतर हो, तो लाइक करते हुए और शेयर करते हुए जाना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो ये भैया न 12% थी, न 24, न 35 है, ये 18 के लगभग। लेकिन मैं करेक्ट कर देता हूं, एनसीईआरटी आपकी कह रही है, एनसीईआरटी आपकी कह रही है कि ये 16% के लगभग थी। कितना थी? 16% के लगभग थी। इसीलिए मैं जान करके इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं ऑप्शन को, कि आप करेक्ट कर सको। लगभग 16% थी। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा जहां आपको खुद को करेक्ट करना है। ठीक, डिजिट उसके अराउंड में होगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी की भाषा बोलनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख रहा है, स्वतंत्रता के समय भारत के जीवन प्रत्याशा कितनी थी? भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? अंग्रेज कुछ और दावा कर रहे थे और हमारे यहां पे बातें कुछ और थी। जीवन प्रत्याशा वो होती है कि एक व्यक्ति का औसतन जीवन काल कितना होता है। वर्तमान में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल फैसिलिटी और दवाओं के आ जाने से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। एक व्यक्ति लगभग 60 से 70 वर्ष जी रहा है। इसके पहले अगर हम एंशिएंट टाइम में जाए तो व्यक्ति 100 और 150 साल भी जीता था। ठीक, लेकिन वर्तमान में हमने ये देखा है। लेकिन जब अंग्रेज थे, अंग्रेज इतना कल्याणकारी विषय को लेकर के ढोल पीट रहे थे, तो हमारे यहां जीवन प्रत्याशा कितनी थी? आप चौंकाने वाला ये सच है। ठीक, खुलासा है। 32 वर्ष नहीं भाई, 32 वर्ष कैसे मान लेंगे? 32 वर्ष, 45 वर्ष, 45 वर्ष नहीं थी, ये थी 44 वर्ष। कितनी थी? ये 44 वर्ष थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेज क्या यहां वेलफेयर स्टेट के रूप में आए थे? यहां पे शोषणकारी एक सत्ता के रूप में आए थे। उपनिवेशवाद का अर्थ ही ये होता है कि एक सबल, एक प्रबल शक्ति या कोई देश किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, उसके राजनीतिक ताने बाने, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का पूरी तरीके से शोषण करे
और ये वही हुआ, और ये उसका नतीजा था। जनांकिकीय संरचना में आपको परिवर्तन दिखाई देता है। वर्तमान की स्थिति और उस समय की स्थिति में आपको कितना जमीन आसमान का परिवर्तन दिया। जहां वर्तमान में 68 वर्ष है, उस समय ये 44 वर्ष हुआ करती थी। वर्तमान में मैंने आपसे अभी कहा कि वर्तमान में ये 68 वर्ष है। अब बताओ, इसका मतलब अच्छी फैसिलिटी है और यहां पे नहीं थी। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में जनसंख्या का लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात भाई देखो, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अच्छा, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आएंगी? क्लियर है। और फिर कह रहा है 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष आएंगे? भैया 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आएंगी? ठीक, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आएंगी, इस बात से। अब जैसे सबसे अच्छी जनसंख्या अगर रेट कहीं देखा जाए, सबसे अच्छा अगर जनसंख्या देखा जाए तो कहां पे है, क्या आप हमें बताएंगे? सबसे अच्छा अगर है तो साक्षरता भी और साथ ही साथ जेंडर की अगर हम बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो केरल में अच्छी है। ठीक, बहरहाल वहां पे महिलाओं की संख्या बढ़ गई। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? अगर ये महिलाएं कम हो गई तो इसका मतलब है विवाहित, बिना विवाहित, मतलब जिसको रणुआ कहते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1951 में भारत का लिंगानुपात क्या था, पूछा यह गया है। 1951 में भारत में लिंगानुपात क्या था? तो यह सबसे बड़ी बात आपसे पूछी गई है, यह था 933। ठीक है जी। वर्तमान का कितना है आप कमेंट करके बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के समय भारत की कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में लगा हुआ था? जब स्वतंत्र हो रहा था तो वहां सबसे बड़ा जो भाग है वह किसमें कार्यरत था, बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई तीनों क्षेत्र में इसमें लगभग 10% लोग लगे थे। ठीक है, यहां कृषि क्षेत्र में लगभग 75% लोग लगे थे और यहां 15 से 20% लोग लगे थे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई। कार्यशील जनसंख्या का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र था वो कृषि कार्य में लगा था। जनांकिकी परिस्थिति का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनांकिकी परिस्थिति अगर अच्छी हो तो क्या होता है, अगर खराब हो तो क्या होता है, ये बात पूछा जा रहा है। श्रम शक्ति, उपभोग और बचत पर केवल लग गया तो केवल हटा दो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है श्रम पर भी, शक्ति पर भी, उपभोग पर भी और बचत पर भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वेज नहर आ गया, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, इसलिए बहुत मस्ती के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ आप हमें सुने, हमें देखें और अपने भी कमेंट हमें बताते रहें। अपनी कॉपी में भी लिखते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्वेज नहर किस वर्ष खोली गई थी? 1857 में। भैया इस समय तो कुछ और हो रहा था। याद रखो, इस समय एक महापुरुष जन्म ले रहा था जो भारत की दशा और दिशा को संवारने का, सुधारने का काम कर रहा था। चल पड़े जिधर वो पग दो डग, उठ पड़े कोटि पग उसी ओर। शायद आपको लग गया हो कि ये कौन था भाई, तो ये सबसे बड़ी बात थी 1869। ठीक, इसी समय खोली गई थी। स्वेज नहर किन दो देशों के बीच, किन दो जलाशयों के बीच, किन क्षेत्रों के बीच है, ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। लगभग आपको इस तरीके का कुछ एक मैप आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे भारत है और फिर आपको एक चीज और दिखेगी, है ना, ये अफ्रीका वाला इलाका। तो आपको स्वेज नहर कहां दिख रही है? तो स्वेज नहर आपको यहां दिखेगी। ठीक है, ये पूरा मिस्र है, ये आपका इधर वाला पार्ट है, ये लाल सागर है और लाल सागर के बाद ये फिर इस साइड में निकल जाता है। ठीक, तो स्वेज नहर से आपका व्यापारिक मार्ग ये भी दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 1869 की बात है। स्वेज नहर किन दो जलाशयों को जोड़ती? मैंने अभी कहा था, तो लाल सागर को, अरब सागर को। अच्छा जी, लाल सागर और अरब सागर को नहीं भाई, लाल सागर से अरब सागर डायरेक्ट नहीं जोड़ रही है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है। किसको? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ रही है। यह है भूमध्य सागर। ठीक है जी, यह है भूमध्य सागर।
और यहां से जोड़ रही है रेड सी, क्या है जी, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ रही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सुएज नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा? यूरोप से दूरी बढ़ गई? नहीं भाई, दूरी नहीं बढ़ी थी। यूरोप से समुद्री दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। निर्यात बंद नहीं हो, निर्यात बढ़ गया था। केवल अफ्रीका से व्यापार बढ़ा नहीं, पूरे के पूरे यूरोप से व्यापार बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। सुएज नहर के खुलने से पहले भारत से इंग्लैंड जाने वाले जहाज किस मार्ग से जाते थे? सुएज नहर मार्ग से, ये तो बाद में खुला। केप ऑफ गुड होप से। पनामा नहर अमेरिका में है, इसमें कहा जाएगा भाई। मलक्का जल डमरू मध्य, मलक्का कहाँ है? मलक्का तो भारत वाले इलाके में है, ठीक, इसलिए आपका केप ऑफ गुड होप। कौन लेकर के आया था ये आपको पता है? पहली बार जब वास्को डी गामा आया तो उन्हें कौन लेकर के आया और भारत में उनका स्वागत किसने किया था? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने, क्योंकि इतिहास का भी प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख निर्यात क्या था? मशीनरी और लोहा, कच्चा कपास, जूट और चाय और नील। बिल्कुल सही बात है, कच्चा कपास, जूट, चाय और नील। हम अच्छे निर्यातक बन गए, हम बने हुए माल के आयातक बन गए। अच्छा बाजार ढूंढा अंग्रेजों ने हमारे यहां और अच्छे बाजार को क्रिएट किया। इन्होंने जितने खाद्यान्न फसलें थी, गेहूं है, चना है, जौ है, मक्का है, मसूर है, चावल है, इसकी जगह पर इन्होंने कपास और नील बुआ दिया। तंबाकू, चाय और कहवा बुआ दिया कि भाई इसे बो और इसे हमें कच्चा माल दो और पका माल, बंद माल, पैकेट वाला माल हमसे। ठीक, ये कहानी थी। औपनिवेशिक काल में भारत का प्रमुख आयात क्या था? अभी तक निर्यात की चर्चा की, आयात हम क्या क्या करते? क्या खाद्यान्न करते थे? नहीं भाई, खाद्यान्न नहीं करते थे। ब्रिटेन से निर्मित सूती वस्त्र और मशीनरी। कच्चा तेल, तेल क्या करेंगे भैया? तेल डालने के लिए मशीन भी तो चाहिए। हम ब्रिटेन से निर्मित सूती वस्त्र, जो मौर्य काल में, जो हड़प्पा सभ्यता काल में हम उनको दिया करते थे, जिसका सभी विदेशी यात्रियों ने चर्चा की है, जिसकी चर्चा की गई है। अब देखिए, अब हमको लेना पड़ रहा है। सुएज नहर के खुलने से भारतीय बंदरगाहों में किस बंदरगाह का महत्व बढ़ा? क्या कलकत्ता बंदरगाह नजदीक था? नहीं भाई, भारत का ये वाला बंदरगाह, भारत के ये तट जो इनके नजदीक थे, इनका आपको इंपॉर्टेंस बढ़ता दिखाई देगा। भारत के यहां पे जो बंदरगाह थे ये आपको बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये आपका मुंबई है, ये आपका गोवा वाला है, मारमा गोवा कहते हैं, और यहां आपको कोची वाला है। ठीक है, ठीक, तो ये आपके बंदरगाह का इंपॉर्टेंस बढ़ा। सबसे पहली बात है मुंबई और चेन्नई, मुंबई और चेन्नई। अब एक इधर साइड में चेन्नई है, तो मुंबई और चेन्नई का हम मान लेते हैं। क्यों भाई मुंबई और चेन्नई का? क्योंकि मुंबई यहीं पर है, कोची विशाखापत्तनम उस पार चला है, कलकत्ता उधर चला जाएगा, तो मुंबई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। औपनिवेशिक काल में भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किसके पक्ष में था? औपनिवेशिक काल में भारत का विदेशी व्यापार क्या चीन के साथ हो रहा था? नहीं। क्या अमेरिका के साथ था? नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। भारत का भारत के साथ थोड़ी होगा जी, भारत का ब्रिटेन के साथ होगा। ठीक, आज वही बात है, ब्रिक्स के सम्मेलन की बात की जा रही है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रंप भी जा रहे हैं, चाइना कर रहा है भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी, लेकिन ट्रंप पहले जाएंगे चाइना। ठीक, गिने चुने राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब गए थे, अब ट्रंप भाई आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना माल बेचना है। ईरान से दुश्मनी ले लिए, क्या मुंह उठा करके रूस के पास जाए? तो उनके पास यही बंदा बचता है, या फिर भारत या फिर चीन। ठीक, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक तरफा व्यापार की अवधारणा औपनिवेशिक भारत में किससे जुड़ी है? एक तरफा व्यापार, भारत को ब्रिटेन से मिलने वाली मुफ्त सहायता, भारत के निर्यात अधिशेष से ब्रिटेन को होने वाला लाभ बिना भुगतान के। तो एक तरफा व्यापार का मतलब क्या हुआ कि भैया रूस के साथ व्यापार नहीं, चीन के साथ व्यापार नहीं, मुफ्त सहायता। भारत को ब्रिटेन से कहां मुफ्त सहायता मिले? अधिशेष, निर्यात ज्यादा हो रहा है और इससे ब्रिटेन के द्वारा कोई लाभ बिना भुगतान के हो रहा है। ब्रिटेन को
बिना कोई भुगतान के हुए लाभ होता चला जा रहा है, इसी को एक तरफा लाभ कहते हैं। सुएज नहर का नियंत्रण 1956 में किस देश के हाथों में हो गया? अभी हमने कहा कि ये पूरी की पूरी सुएज नहर किस देश में है, तो आपको पता होना चाहिए ये देश है मिस्र। अब मिस्र ही टैक्स कलेक्शन करता है, मिस्र के पास ही, मिस्र के देश से ही बीच से होकर के भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर और लाल सागर को अटैच करती है सुएज नहर, ठीक, जो 1869 में खोली गई। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं? ये भी एक टॉपिक है। सुएज नहर हो गया, भू राजस्व नीतियां हो गई, जनांकी की संरचना हो गई, अब आता है व्यापारिक या व्यवसायिक संरचना। देश में कुल जनसंख्या नहीं भाई, ये जनांकी है। जनसंख्या का विभिन्न व्यवसायों में वितरण, प्रति व्यक्ति आय नहीं भाई। व्यवसायिक संरचना का मतलब हो गया कि जनसंख्या का अलग अलग व्यवसायों में, व्यापार में वितरण। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी थी? मैंने अभी बताया कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगी थी, तो लगभग 75 से 72% की जनसंख्या लगी थी स्वतंत्रता के समय, ठीक। औपनिवेशिक काल में उद्योग क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? औपनिवेशिक काल है, उद्योग क्षेत्र में कार्यरत, तो हमने क्या बताया, उद्योग क्षेत्र में लगभग 10% जनसंख्या काम कर रही थी। पूछिए इससे ज्यादा कहां कर रही थी, तो वो आपके सेवा क्षेत्र में कर रही थी। औपनिवेशिक काल के दौरान सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत, देखो सेवा क्षेत्र भी पूछ लिया, जनसंख्या कितनी थी, तो आपको 5% नहीं दिखेगी, 12% नहीं दिखेगी, लगभग अगर मैं यहां पे बात करूं 10% थी, तो यहां आपको 15% से 20% तक जाने को मिल सकती है, ठीक है जी। 15 से 20% आपको देखने को मिल सकती है, ठीक। कहां मिल रहा था, तो ये आपका था 15 से 20% सेवा क्षेत्र में। आगे बढ़ जाते हैं। औपनिवेशिक काल में व्यापारिक संरचना कोई खास बदलाव ना होने का मुख्य कारण क्या था? सरकार की कृषि समर्थक नीति, अच्छा होना चाहिए कि नकारात्मक होना चाहिए? कोई कारण था कि वो कोई बदलाव नहीं हो रहा था। औद्योगिक विकास की कमी और साथ ही साथ शहरीकरण का अभाव। विदेशी निवेश की अधिकता, निवेश अधिक होगा तो ये व्यापारिक संरचना नहीं बदलेगी, गलत बात है। उच्च साक्षरता होगी तो लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, चेंज होना चाहिए ना। लेकिन विकास की हमें दर कम थी, साथ ही साथ हमारे पास जो अर्बनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये दोनों कम था। और इसके कमी के पीछे का कारण था अच्छी कैपिटल का ना होना, अच्छी नीति का ना होना, और नीतियों का संचालन किसी दूसरे के हाथ में होना, और वो नीतियां जो शोषणकारी हों, कल्याणकारी की जगह पे। कैसे विकास होगा, कैसे व्यापारिक संरचना बदलेगी? आपका आंसर हो जाएगा बी। किस उद्योग को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है? ये ज्योग्राफी में भी है, मैंने आपसे क्या कहा था, यहां इतिहास भी मिलेगा, यहां पे इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, और यहां पर आपको भूगोल भी मिलेगा। मतलब एक विषय का कितने अन्य विषयों से कनेक्शन। ये आपका इकोनॉमिक्स है, ये आपका इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स से आपका कनेक्शन है, इकोनॉमिक्स से आपका कनेक्शन बन रहा है, किन किन विषयों से बन रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका इतिहास है, अभी आपने पढ़ा भू राजस्व नीतियां, इतिहास से कनेक्शन है। अभी आप पढ़ रहे हैं भैया कि भाई सुएज नहर, लो भाई सुएज की जब भी बात करेंगे तो ये भूगोल भी करेगा, ये पॉलिटी भी करेगा, ये राजनीति विज्ञान भी करेगा, ठीक है, सुएज नहर वाला। और अगर बात कर लिया जाए कि भाई प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र क्या है, भूगोल से भी इसका रिलेशन है। अब कोई कह दे कि सर जी खाली इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, कह दो, रिलेशन है कि नहीं है, ठीक। तो इसी रिलेशन को देखते हुए प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और खनन की बात की जाती है, इसी में पशुचारण की बात की जाती है, इसमें मधुमक्खी पालन की बात की जाती है, इसी में पोल्ट्री फार्म की बात की जाती है, मुर्गी पालन की बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बताओ। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग और निर्माण कार्य आते हैं, ठीक है। और यही द्वितीयक क्षेत्र था जिसमें आप बताओगे कितने प्रतिशत लोग लगे थे, कितने प्रतिशत लोग इसमें कार्यरत थे जब भारत आजाद हो रहा था? कितने प्रतिशत लोग कार्यरत थे, बताओ।
कितने प्रतिशत लोग कार्यरत थे ये आप हमें बताओगे। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट इसका आंसर दे दो। क्लियर? अब देखो ये क्या है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। ये तृतीय क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, जिसके तृतीय क्षेत्र में जो 15 से 20% लोग हुआ करते थे उन्हें हम लोग यहां पे रख रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यावसायिक संरचना की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या थी व्यावसायिक संरचना की? उद्योग में श्रमिकों की अधिकता नहीं भाई, किसी पर अत्यधिक दबाव और अदृश्य बेरोजगारी। ठीक, सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी, भाई कर्मचारी का शहरीकरण की अधिकता, शहरीकरण था ही नहीं, कर्मचारियों की कमी कैसे थी जब अधिकता थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अदृश्य बेरोजगारी उसे कहते हैं बेटा जहां पर, जिसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, काम करने वाले लोगों की संख्या जो है वो 10 है, आवश्यकता 10 लोगों की है और लगे हुए हैं 20 लोग और 50 लोग, इसी को अदृश्य बेरोजगारी कही जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यावसायिक संरचना की संतुलन लाने के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या अपनाया गया? केवल कृषि विकास ना भैया, केवल मत लगाना, औद्योगिक और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विविधीकरण। बिल्कुल सही बात है, विदेश व्यापार पे रोक थोड़ी लगाएंगे भाई, जनसंख्या नियंत्रण थोड़ी करेंगे, औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विविधीकरण। इसी में आप देखते हो जब तीसरा चैप्टर आता है एलपीजी, क्या आता है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। डन, ये बातें आपके सामने आ जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। औपनिवेशिक काल में भारत में स्थापित पहला सूती वस्त्र उद्योग कहां लगाया गया था? मैं इसे आपके कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर देखने के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें बता देना कि ये कहां लगाया गया था, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। ठीक है, बहरहाल आपको तो समझ में ही आ गया होगा। ये आपको कमेंट करना है, क्या करना है भैया? इसको आपको कमेंट करना है, कमेंट करके इसका उत्तर बताओगे। औपनिवेशिक काल में भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत की गई। लो भाई, अब सारे क्वेश्चन हम थोड़ी दे देंगे, हम कुछ ना कुछ आपको आंसर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बिरला समूह, ब्रिटिश सरकार, डलहौजी। लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत किसने की थी? सबसे बढ़िया और बेहतर क्वेश्चन। आपको याद होगा कि एक सबसे बेहतरीन बात यह थी, सबसे बेहतरीन बात यह थी कि जब यहां पर रेल चली, और रेल चलती है 1853 में, डलहौजी जिसका नाम था, तो भारत के लोगों ने देखा कि हमारे पास पूंजी तो नहीं है, क्या हम इनकी मशीनें नहीं बना सकते, इंजन नहीं बना सकते, लेकिन इनके कलपुर्जे तो बना सकते हैं। जब मैंने आपको यह कहानी सुनाई थी तो उसे बड़े व्यक्तित्व का नाम बताया था कि जिसने लौह इस्पात कंपनी की शुरुआत की भारत में। बताओगे हमें लौह इस्पात कंपनी की शुरुआत भारत में किसने की थी? फटाफट हमें बताओ। लौह इस्पात कंपनी की शुरुआत जमशेदजी कवासी भाई टाटा ने 1907 में की थी। कब की थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको कहते हैं TISCO। क्या कहते हैं? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो भाई, हमें बता देना इसमें कमेंट बॉक्स में ये किस राज्य में है, आपको बताना है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाता है। राज्य बताना है और किस नदी के किनारे है। ठीक है, राज्य बताओ, शहर भी बताओ, किस सिटी में है और किस नदी के किनारे है। ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे जैसे मैं विस्को बताऊंगा, टिस्को के बाद विस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, दक्षिण भारत, भद्रावती नदी के किनारे है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और आती है, औद्योगिक औपनिवेशिक काल में भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहने का मुख्य कारण क्या था? कच्चे माल की कमी थी। भैया कच्चा माल तो काम भर का था, हम अंग्रेजों को दे देते थे। ब्रिटिश सरकार की दोहनकारी नीति और सीमित घरेलू मांग। ठीक है, श्रमिकों की कमी, श्रमिक खूब थे, तभी तो अदृश्य बेरोजगारी थी। और तकनीकी अधिकता, तकनीक थी ही नहीं, तभी तो हम तकनीकी ब्रिटेन से ले रहे थे, कपास दे रहे थे, तकनीकी ले रहे थे।
ऊन दे रहे थे, यहां से नील दे रहे थे और बने बनाए कपड़े ले रहे थे। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग औपनिवेशिक काल में विकसित नहीं हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग भैया विकसित था, जूट उद्योग था, चाय उद्योग था, भारी मशीन और पूंजीगत उद्योग नहीं था। ये तीनों चीज तो हमारे पास थी, जूट था, सूती वस्त्र था और कपास था। लेकिन ध्यान दो, हमको बताओ कि सूती वस्त्र की कंपनी पहली बार कहां लगी, हमको बताओ जूट उद्योग कहां लगा, और हमको यह भी बता दो चाय के बागान सबसे ज्यादा भारत में कहां पे है, क्योंकि आपको ज्योग्राफी में आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आधारिक संरचना से क्या तात्पर्य है? केवल सड़कें और रेल, उत्पादन प्रक्रिया में सहायक भौतिकी और सामाजिक सुविधाएं, जिसमें हमको शिक्षा भी आती है, जिसमें हमारे लिए अस्पताल भी आते हैं, जिसमें हमारे लिए सड़क भी आती है, तो जिसमें हमारे लिए पुल भी आते हैं, जिसमें हमारे पे रेल भी आती है और जिसमें हमारे लिए अस्पताल भी आते हैं। ठीक है जी, तो ये सब कुछ आता है, वो सब कुछ सहायकी, वो सब कुछ व्यवस्था जो हमारे जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुगमता से हमें मिले और अच्छा जीवन, शांतिपूर्ण गौरवमय जीवन हम जी सकें, वो हमारी आधारिक संरचना की बात करता है। औपनिवेशिक शासनकाल में रेलवे का विकास किन उद्देश्यों के लिए किया गया? ये वही रेलवे थी जिसके लिए तिलक लड़ पड़े थे। बाल गंगाधर तिलक कह रहे तो मेरा सत्यानाश कर देगी। ठीक है, हालांकि अंग्रेज अपने लिए चला रहे थे और भारतवासियों के लिए ये पॉजिटिव हो गया। उद्देश्य ये नहीं था, जो लोग ये डंका पीटते हैं कि रेलवे इसलिए चलाए थे वेलफेयर के लिए, कोई वेलफेयर नहीं था, वो तो सिक्का उल्टे दांव पड़ गया, मामला ठीक हो गया। आपको याद होगा 1925 का काकोरी कांड है, ऐसे रेल लूटी गई क्योंकि ये अपना कुछ और काम कर रहे थे, हम कुछ और कर रहे थे। ठीक है, यात्रियों की सुविधा लिए कोई सुविधा नहीं थी, भारत वाले बैठते ही नहीं थे। रोजगार सृजन के लिए ना भैया, कृषि विकास के लिए, कृषि का दोहन करने के लिए, कच्चा माल लेने के लिए बंदरगाह तक आए और जो वस्तु बन के आए वो फिर आए मार्केट में। ठीक है, कच्चा माल जाए बंदरगाह तक और बंदरगाह पर जो माल आया ब्रिटेन से वो अंदर की तरफ बाजार में आए भारत में। 47 तक भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितनी थी? ये भी एक क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा प्रश्न है, क्या ही बता दें। रेलवे की लंबाई लगभग कितनी थी, ये आप बताओगे। ठीक भाई, गलत आंसर मैं ना दूं इसके लिए जरूरी है। ठीक, ये लगभग 40,000 किलोमीटर थी। जो कुछ गलत हुआ हो उसको आप अपने सुधार लेना, हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। डिजिट वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा है। औपनिवेशिक काल में बंदरगाहों का विकास मुख्य रूप से कहां हुआ? अंतरदेशीय नदियों में, समुद्र तटों पर निर्यात आयात के लिए, हिमालय क्षेत्र में, मरुस्थल में। लो भाई, बंदरगाह मरुस्थल में बनेंगे ना भैया, हिमालय में बनेंगे ना भैया, अंतरदेशीय नदियों में बनेंगे या समुद्री तटों पर निर्यात आयात के लिए बनेंगे? समुद्री तटों पर निर्यात आयात के लिए ही बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और औपनिवेशिक काल में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक आधारिक संरचना की स्थिति कैसी थी? बहुत उन्नत थी, बहुत उपेक्षित थी, अपर्याप्त थी, केवल शहरों तक सीमित थी, गुणवत्तापूर्ण थी, मुक्त और अनिवार्य थी? इसका आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक है जी, बताओगे हमें? अभी एक क्वेश्चन और भी है, उपेक्षित थी, अपर्याप्त थी, बताओ। बिल्कुल सही बात है, उपेक्षित मतलब कम थी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाशिए पर रखे थे, और दूसरी बात है ये कम भी थी। ठीक, तो आपका आंसर हो गया बी। लास्ट वाला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में भारत का औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार का था? क्या संतुलित था, आत्मनिर्भर था? ऐसा तो होगा नहीं। पूर्णतः सरकारी नियंत्रण वाला सरकार थी भी, केवल भारी उद्योग था, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर केंद्रित थी और क्षेत्रीय रूप से असमान था। आंसर आपके हाथ में है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पूरे 50 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं, इस चैप्टर का स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का 1 शॉर्ट वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में इसी चैनल पर बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल पर मिल जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट का लगभग वीडियो है, उसमें आपको पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है, जो हमारे यूट्यूब के साथी हैं उनके लिए। ठीक, बाकी ऐसी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, इस प्रश्न का और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे दीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही एमसीक्यू वाली दूसरी क्लास चाहिए, दूसरे चैप्टर की क्लास चाहिए, तो कमेंट बॉक्स भरने में देरी मत करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के अध्याय 2 क्लास 11th
इकोनॉमिक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक की व्यवस्था को हम आपके लिए एमसीक्यू ला सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपना दिल कमेंट बॉक्स में विशाल सर के लिए छोड़ जाना। लव यू। राधे राधे।